यार कहिए ना, लाइव हो गई। हेलो स्टूडेंट, सब लोग आ गए? चलिए 6:30 पे बायो क्लास ओवर हुई होगी, 10 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने कल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को, बोहर्स थ्योरी और क्वांटम नंबर को रिवाइज किया था। साथ में हम लोगों ने अफबाउ पेज पर रिवाइज किया था। हम लोगों ने स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी। अब कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, तो उन चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे वाया क्वेश्चन से। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अच्छा बेटा, पहला क्वेश्चन जो है ग्राफ का है। आपको याद होगा मैंने नोट्स में एनसीईआरटी से 2-3 ग्राफ आपको बनवाए थे। तो आपको मालूम होगा कि साई जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो ये तो सिंपली क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि साई जो होता है ये तो मीनिंगलेस होता है, लेकिन साई का जो स्क्वायर है, साई स्क्वायर, ये मीनिंगलेस नहीं होता है। ये हमें बताता है अबाउट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट। तो ये हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट। ये मीनिंगफुल है, जबकि साई जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। तो आपको याद होगा कि यहां पर हमने जब ये बताया होगा तो मैंने वहां पर आपको नोड के बारे में भी बताया था। अब जैसे कल हम लोग नोड को डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग नोड को बता दे रहे हैं। नोड एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हम लोगों ने यहां पर 3 फार्मूले पढ़े थे कि एंगुलर नोड बराबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के, और यही आपका होता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन भी पूछा जाए तो किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। बात करें रेडियल या स्फेरिकल नोड की, तो रेडियल या स्फेरिकल नोड का फार्मूला क्या लिखवाया था, n-l-1। और अगर बात करें हम लोग टोटल नोड की, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नोड बराबर होता है n-1। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। नोड क्या है, ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें 1s की बात करें, तो 1s के लिए एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, 0। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। मैंने कल बताया था, सबसेल को लेके कोई भी जानकारी पूछी जाए फिंगर रूल लगाएंगे। एस का मतलब एल बराबर 0, एल बराबर 0, तो एंगुलर नोड और नोडल प्लेन क्या होंगे, 0। रेडियल नोड की बात करें तो एन की वैल्यू क्या है, 1, n-l-1 बराबर 0, तो टोटल नोड n-1 बराबर 0। मतलब 1s के पास कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। अगर हम लोग बात करें 2s की, तो 2s की बात करें तो एंगुलर नोड तो यहां पर भी 0 होंगे, क्योंकि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। s के लिए l बराबर 0 होता है। रेडियल नोड की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है, 2 - l-1 बराबर 1, तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, 1, n-1 बराबर 1। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ की। तो ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, याद करिए इसी को हमने नाम दिया था एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। एंगुलर नोड L के बराबर, रेडियल या स्फेरिकल नोड n-l-1 के बराबर, और टोटल नोड कितने होंगे, n-1। हम लोग को मेनली 1s 2s के लिए ग्राफ देखने हैं। तो देखो बेटा, एक ग्राफ एनसीईआरटी में बना है, साई और फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब ये जो पॉइंट है हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियस को डिनोट कर रहा है। आपको याद होगा मैंने बताया था, ऐसे समझाया था मैंने, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव कहाँ रहना चाहेगा, पॉजिटिव के पास रहना चाहेगा। मतलब न्यूक्लियस के सटे हुए जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1s की, तो 1s में देखिए कोई भी नोड नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटते 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 ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। यहीं पे लेकिन अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें फॉर 2s, अगर हम लोग 2s की बात करें तो न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। क्योंकि 2s के पास एक नोड है तो एक स्थान ऐसा भी आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी। ये स्थान क्या डिनोट कर रहा है, नोड। साई बेटा मीनिंगलेस क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए मीनिंगलेस होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें साई स्क्वायर की, किसकी बात करें बेटा, साई स्क्वायर, तो जल्दी से एक बात मुझे ये बता दो, अगर साई स्क्वायर की बात करोगे डिस्टेंस के साथ, ये न्यूक्लियस है, तो एक सीधी सी बात है, निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस ग्राफ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये ग्राफ देखिए कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ देखिए कैसा हो जाएगा, नोड आया, अब नीचे की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये तो यहां पर ये डिनोट कर रहा है नोड को। बात क्लियर है। तो वो 1s का है और ये किसका हो गया, 2s का। वो साई और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है और ये साई स्क्वायर और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। ठीक है, साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन साई स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। साई मीनिंगलेस होता है, लेकिन साई स्क्वायर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट डिनोट करता है, जिसे रफली आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। राइट, आप 3s के लिए बनाओगे, 3s के पास 2 नोड होंगे, ये फिर टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा, 2 नोड हो जाएंगे। 1s के पास कोई भी नोड नहीं होता है। ये देखिए ये लाइन x एक्सिस को टच नहीं कर रही है, जबकि यहां पर देखिए x एक्सिस को टच कर रही है। यहीं पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी बनवाया था, वो भी जरा देख लीजिए। मेरे पास जगह नहीं है, इसी के नीचे बनाइएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। पहले 1s के नीचे देखिए, ये हो गया 1s का न्यूक्लियस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ये देखिए न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। ये देखिए ये 1s का बन गया। अगर हम लोग 2s की बात करें तो ये रहा 2s का न्यूक्लियस। आप देखिए न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। आप देखिए डॉट 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 हम दूर करते जा रहे हैं। एक ऐसा स्थान आएगा थोड़ा सा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। ये देखिए, और उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी। ये देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी। तो ये जो स्थान है ये स्थान डिनोट कर रहा है नोड को। ये बेटा हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। ओके बेटा, देखो बनाने को बेटा
जैसे आपने 1s 2s का बनाया वैसे 3s का बनेगा, वैसे 4s का बनेगा। बनाने को आप लोग 2p और 3p का भी बना सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आपके लिए s ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो या 4s हो। टोटल नोड कितने होंगे? n-1। 1s के पास एक भी नोड नहीं होगा, 2s के पास एक नोड होगा, 3s के पास दो नोड होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल 3s के लिए बनाइए, तो फिर से जगह खाली छोड़ेंगे और फिर से डॉट 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 बना देंगे। बात क्लियर है? यहां पे पूछा जाए 3s के लिए बनाइए, फिर टच कराएंगे, फिर ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे लेकर कांस्टेंट कर देंगे। क्लियर बेटा हो गई बात? अच्छा, ये बात हो गई है। तो आप बताइए, पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक नोड आपको दिखाई पड़ रहा है और एक नोड आपके पास 2s के लिए होता है, इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 4th होगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 4th होगा। इसको रब कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पर मैक्सिमम होगी। कैसे हमने इस चीज को समझाया? न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव के पास रहना पसंद करेगा, इसलिए न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाएगी। 1s में घटते घटते ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर दीजिए, और 2s में आएंगे तो एक नोड होता है, एक्स एक्सिस को टच करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे और फिर जाकर कांस्टेंट कर देंगे। राइट, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज, मतलब मिनिमम वेवलेंथ ऑफ सीरीज 1 टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ सीरीज 2 का रेशियो होना चाहिए 9:1। बताइए ऐसा किसमें होगा? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है लाइमन वर्सेस पास्चर, लाइमन एंड पास्चर। तो आइए, सभी लोगों ने कल हमसे पढ़ा था वेवलेंथ अगर मिनिमम चाहिए है तो एनर्जी होनी चाहिए मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? इनफाइनाइट से जंप करेगा। तो n2 की वैल्यू क्या रखनी है? इनफाइनाइट रखनी है। आइए देखिए, 1/λ मिनिमम ऑफ लाइमन बराबर r/z²। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, n2 कितना रखना है? इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू r/z² आ गई। अब 1/λ मिनिमम निकालना है पास्चन के लिए, r/z² 1/n1²। लाइमन, बामर, पास्चन 3, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट ही होगी, तो ये आ गया r/z²/9। आप रेशियो निकाल दीजिए। आप देखिए, ये रेशियो जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मिनिमम ऑफ पास्चन टू लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन आएगा 9:1। सो दिस इज योर आंसर। कोई बच्चा ये ना सोचे कि लाइमन टू पास्चन का रेशियो निकालना है या पास्चन टू लाइमन का रेशियो निकालना है। सवाल सिंपल ये कह रहा है कि दो स्पेक्ट्रल सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो 9 होना चाहिए। अब चाहे लाइमन टू पास्चन 9 आए, चाहे पास्चन टू लाइमन 9 आए, हमें मतलब है रेशियो शुड बी 9। तो आप देखिए, पास्चन टू लाइमन का रेशियो 9 आ गया, आपका फर्स्ट आंसर हो गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक ऑप्शन और दिखा दे रहा हूं, जैसे ऑप्शन नंबर बी दिखा देता हूं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? ब्रैकेट एंड फुंड। आंसर आल्दो आपका आ चुका है, फिर भी एक और दिखा दे रहे हैं। 1/λ मिनिमम फॉर ब्रैकेट इज r/z², 1/n1²। लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट 4, ये आपका आ गया r/z²/16। 1/λ मिनिमम फॉर फुंड r/z², 1/n1। लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट फुंड 5,
N2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी। दिस इज आर जेड स्क्वायर अपॉन 25। आप खुद सोचिए क्या रेशियो 9 आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर पहले आ चुका था फर्स्ट। अब देखो, एक अच्छा बच्चा जैसे है, तो एक अच्छे बच्चे ने सवाल को ऐसे किया, पहला वाला ऑप्शन मैच कर दिया, उसने टिक लगाया और आगे बढ़ गया, बहुत अच्छा। अब हम लोग अगर बात करें एक ऐसा बच्चा जो अच्छे के साथ साथ स्मार्ट भी है, तो देखो एक स्मार्ट बच्चा इस सवाल को कैसे करता, देखना। एक स्मार्ट बच्चा इस सवाल को कैसे करेगा। अच्छा है लेकिन स्मार्ट भी थोड़ा सा वो है, उसने थोड़ा दिमाग लगा दिया। क्या सुनना, एक अच्छा बच्चा क्या सोच रहा है, स्मार्ट बच्चा, कि मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है। तो अगर मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है तो देखिए एक स्टूडेंट क्या सोच रहा है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। मिनिमम वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मतलब 1/λ मिनिमम जो है इट इज सिंपल इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। हमें रेशियो निकालना है, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो एक स्मार्ट बच्चे ने देखो क्या रिजल्ट निकाल लिया कि लैम्डा मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 स्क्वायर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए खेल खत्म हो गया। दो लैम्डा मिनिमम का रेशियो हमें चाहिए है 1:9 या 9:1। ये तभी पॉसिबल है, एक लाइमन कर दो तो 1 का स्क्वायर, एक कर दो आप 3 का स्क्वायर, पास्टल 1:9 रेशियो आ जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुंह जबानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यहां से आपने ये देख लिया कि लैम्डा मिनिमम n1 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइमन के लिए n1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, और पास्चन के लिए n1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो लाइमन और पास्चन का जब रेशियो निकालोगे तभी 9 आ सकता है, और किसी के में भी 9 नहीं आ सकता है। ठीक है, आपने ऐसे भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये आईआईटी का सवाल था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही, और दोनों ही मैंने पढ़ा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1। तो एग्जामिनर ने बोला कि हाइड्रोजन एटम में n = 1 का जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो बताइए द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आपसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हमारे स्टूडेंट जानते हैं, मैंने क्लास में बताया है, जो एक्साइटेड स्टेट बोला जाए उसमें 1 प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। मतलब n = 3 He प्लस की टोटल एनर्जी आपसे पूछी जा रही है। ओके, देखिए बेटा, हमारे स्टूडेंट जानते हैं, मैंने साफ साफ क्लास में पढ़ाया है, एक बोहर कैलकुलेशन की वैल्यू दी जाए और उसी बोहर कैलकुलेशन की वैल्यू दोबारा आपसे पूछी जाए, आप कौन सा रूल लगाते हैं, रेशियो रूल। हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेशियो रूल। रेशियो रूल ये आपसे कहता है कि जिस बोहर कैलकुलेशन को दोबारा से पूछा जा रहा है, आप उसमें कांस्टेंट चीजों को कैंसिल कर दीजिए, जो वेरिएबल चीजें हैं आप उन्हीं को लेंगे, एक बार जो दिया जाए उस पर लगाएंगे, एक बार जो पूछा जाए उस पर लगाएंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी बराबर -13.6 Z² अपॉन n²। ध्यान दें सब लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑफ कोर्स। अब देखिए, टोटल एनर्जी की एक वैल्यू दी गई है और दोबारा से टोटल एनर्जी पूछा गया है, हम रेशियो रूल से लगाएंगे। Z देखिए, n की वैल्यू चेंज हो रही है और Z की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हम रेशियो रूल लगाएंगे। आइए, एक बार जो दिया गया माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एक बार जो पूछा गया हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू 2 स्क्वायर और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा -13.6 अपॉन टोटल एनर्जी पर 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। तो यहां से आपकी टोटल एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज योर आंसर। आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बेटा आएगा -6.04। दिस इज योर आंसर। तो ध्यान रखिएगा कि बोहर कैलकुलेशन की वैल्यू दी जाए और उसी बोहर कैलकुलेशन को दोबारा पूछा जाए तो हमेशा रेशियो रूल लगाएंगे। पूरे फार्मूले को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेंट चीजों को कैंसिल आउट कर दीजिए और वेरिएबल को पकड़िए। एक बार जो दिया जाए उस पर लगा दीजिए, एक बार जो पूछा जाए उस पर लगा दीजिए, दोनों का रेशियो निकालिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। राइट बेटा? अच्छा सुनना बेटा, आंसर आ गया माइनस का 6.04। सुनना, बताइएगा क्या रेशियो रूल लगेगा? आप बोलेंगे यस और नो। पता ना, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है फलाना, बताओ थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? यस, रेशियो रूल लगेगा। रेडियस ही दी गई है और रेडियस ही पूछी जा रही है। सवाल आ जाए, हाइड्रोजन एटम में सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है फलाना, बताइए He+ में थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? फिर से वेलोसिटी दी गई, वेलोसिटी पूछी गई, आप रेशियो रूल का इस्तेमाल करेंगे, कंप्लीट फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कांस्टेंटों को कैंसिल कर देंगे, रेशियो करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके हो गई बात? अच्छा बेटा जस्ट ए मिनट, ये हो गया। एक पिछली क्लास में एक छोटी सी चीज उल्टी हो गई थी, जरा उसको देख लीजिए। पिछली वो बेटा वो क्या है ना कि जल्दी जल्दी में 6-7 बार मैंने कल की चीजों को बोला था तो ध्यान नहीं दिया, एक चीज उल्टी लिख गई थी। आज तो मैंने YouTube पर भी कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन किया और अपने स्टेटस में भी मैंने इस चीज को मेंशन किया। आज आपको बता दे रहे हैं। देखिए मुझे रटा रटा तो रहता नहीं है, मैं तो 10 सेकेंड का एक प्रूफ होता है, जरा वो देख लीजिए। टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कॉपी पर ऐसे ही पढ़ाया होगा। टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² प्लस, इधर देखिए ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए कोई nth ऑर्बिट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये r। हमारे बच्चे जानते हैं न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉनों के कारण चार्ज होता है। तो कितने प्रोटॉन होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर इतना चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर। अब चूंकि हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर डिस्कस करते हैं और एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड में, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का Ze। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? सिंपल E। ठीक है, अब देखिए तो ½ mv² पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। हमने आपको बताया था हमारी केमिस्ट्री में जो कुछ भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो सीरियस सिस्टम में चलता है और सीरियस सिस्टम में 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1। तो Q1 कितना हो गया? मान लीजिए Ze। Q2 कितना हो गया? माइनस का ही, स्केलर क्वांटिटी है, साइन सही रखेंगे, अपॉन r²। देखिए बेटा तो यहां पर क्या आ गया? माइनस का Ze² अपॉन r, सॉरी r² नहीं r होता है, फोर्स में होता है r², पोटेंशियल एनर्जी में होता है r। ये आगे बेटा अब देखना, हमारे छात्र ये भी जानते हैं कि इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है
mv²/r वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काउंटर बैलेंस हो जाता है। तो यहां से देखिए आपने mv² की वैल्यू निकाली Ze²/r प्लस आप देख सकते हैं बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 1/2 Ze²/r। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें ये फार्मूला है टोटल एनर्जी का, ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का और ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। तो कोई भी बता सकता है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी में तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, लेकिन टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। यही शायद कल उल्टा हो गया था, तो आप इसको मेंशन कर लें। कल की क्लास में यहां पे उल्टा लिख गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली बेटा मैं याद तो करता नहीं हूं, लेकिन आप लोग को याद करना है। मेरे लिए तो ये डेरिवेशन 10 सेकंड का होता है। तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेरिवेशन भी आपके सामने है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो आज अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस यहां पर किए हैं। सबसे पहले ग्राफ को लेके बात करते हैं। जब तक बच्चे लिख रहे हैं मैं रिवाइज करा रहा हूं। हमारे छात्रों ने देखा एंगुलर नोड इक्वल टू एल के बराबर होता है, रेडियल या स्फेरिकल नोड n-l-1 के बराबर है, टोटल नोड n-1 के बराबर है। जितने भी s ऑर्बिटल होते हैं उनमें एंगुलर नोड नहीं हो सकता क्योंकि l की वैल्यू होती है 0। रेडियल नोड होंगे n-l-1 और टोटल नोड होंगे n-1। साइज जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, लेकिन साई स्क्वायर मीनिंगफुल है। ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन पॉइंट, जिसको हम लोग रफली भाषा में एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल देते हैं। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाएगी। अगर नोड नहीं है तो कांस्टेंट कर दीजिएगा, अगर नोड है तो एक्स एक्सिस को टच करवाएंगे। साई वर्सेस रेडियस है नीचे की तरफ जाएंगे और साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस है तो ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे की तरफ जाएंगे। ओके बेटा हो गया। और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर चक्कर लगा रहा है तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। राइट, इसके बाद हम लोग बेटा आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। हटा दे रहे बेटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। न्यूक्लियस पे चार्ज Ze कैसे बोला जाता है, एक बार फिर से बोलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? Z प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर चार्ज मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो Ze मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ गया। साइन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाता है प्लस का Ze। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए फोटो इलेक्ट्रॉन। हमारे स्टूडेंट जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और थोड़ा सा हमने भी पढ़ाया है केमिस्ट्री में। ये कोई मेटल सरफेस है, हमने इस पर एक लाइट डाली hν की। ये hν वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर बाहर आ गया। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांधे हुए है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल आउट करने में मान लीजिए hν0 एनर्जी कंज्यूम हो गई,
जिसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल करने में खर्च हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी को लेके बाहर आ गया। तो हमारे बच्चे जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी डालेंगे बाद में भी उतनी रहनी चाहिए। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया h न्यू माइनस h न्यू नॉट। हमारे स्टूडेंट ने कल देखा था लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई के। ई के का मतलब था काइनेटिक एनर्जी। उठाकर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम, h कॉमन ले लें अगर, न्यू माइनस न्यू नॉट। हमारे छात्र देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। आप इसको ऊपर ले जाएं तो न्यू माइनस न्यू नॉट इनवर्स लिख सकते हैं। कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ इज द राइट आंसर। अंडर रूट को हटाएंगे, पावर लगाएंगे 1/2। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख दें या इसको ऊपर ले जाएं तो ये 1/2 नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस का 1/2। कौन सा आंसर बेटा हुआ? फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहां पे लगाया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और यहां पे लगाया है डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई के। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अंडर रूट को हटाएंगे, पावर चला देंगे 1/2, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आज आपने एनसीईआरटी से ग्राफ भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम। देखिए बेटा, एक nth ऑर्बिट है, किसमें? हाइड्रोजन एटम में, जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दी गई है 1.5 पाई ए नॉट, और जहां पर इन्होंने बताया है ए नॉट इज बोहर रेडियस। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा ए नॉट जो होता है वो एक्चुअली 0.53 को ही हम लोग ए नॉट बोल देते हैं। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस 0.53 होती है और उसी को हम लोग कभी कभी ए नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में बोहर के रेडियस वाले फार्मूले को डी ब्रोगली के वेवलेंथ से कोरिलेट कराया गया। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कल ही बताया था किसी ऑर्बिट में कितनी वेव बनती हैं जो उस ऑर्बिट का नंबर होता है। चौथी ऑर्बिट में कितनी वेव? 4। पांचवी ऑर्बिट में कितनी वेव? 5। nth ऑर्बिट में कितनी वेव? n। यही कारण है किसी ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है। तो यूजिंग circumference of orbit is equal to n lambda, तो 2 पाई r is equal to n lambda। अब ध्यान से सब लोग देखेंगे, हमारे स्टूडेंट को मालूम है r बराबर होता है 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, 0.53 n स्क्वायर अपॉन z।
और इन्होंने लैम्डा की वैल्यू दे दी है 1.5 पाई ए नॉट। और ये आपसे क्वेश्चन बेटा पूछ रहे हैं कि n अपॉन जेड का रेशियो बताओ। आप देखिए 0.53 से ए नॉट कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, एक स्क्वायर से n कैंसल आउट हो गया, तो n अपॉन जेड वहां पे बचा है 1.5 और यहां पे बचा है 2, तो ये रेशियो आ गया 0.75। ओके बेटा, तो इस प्रकार से देखिए हमने बोहर कैलकुलेशन रेडियस के फार्मूले 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड को डी ब्रॉगली के फार्मूले सरकमफरेंस बराबर n लैम्डा के बराबर कर दिया और यहां से n अपॉन जेड का रेशियो निकल आया 0.75। यहां पे मेरे छात्रों ने नया क्या सीखा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट को ही ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, इसको लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, हम और आप दोनों लोग मिलकर रिवीजन कर रहे हैं। दोनों क्लासें इंपॉर्टेंट होगी किसी चैप्टर की। एक दिन कठिन पॉइंटों को हम समझाएंगे और दूसरे दिन पूरे चैप्टर को लेकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 1.5 आवर। आइए, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A and B are two element, okay, whose atomic mass are same, मान लिया सेम है, and atomic number are 27 and 30, okay. If the atomic mass of A is 57, जब ये 57 होगा तो ये भी क्या होगा? 57 होगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बी, अरे यार, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। अबे चुईया भी नहीं निकली तो उससे भी चींटी निकली। सवाल लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेगा, ये तो बिल्कुल ही बेकार सवाल हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मालूम ही है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैंने अगर घर पे सॉल्व किया होता ये सवाल तो मैं इस सीट में बिल्कुल भी ना देता। ये तो बहुत ही बेकार टाइप का सवाल हो गया। 27 इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लगा कि भाई 3-4 लाइन का सवाल है, कोई अच्छा सवाल होगा तो मैंने डाल दिया था। खैर, समझ में आ गया। अच्छा, मेरे स्टूडेंट जानते हैं दो ऐसे लोग जिनका एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार। अब यार सवाल बेकार टाइप का था तो कुछ और बता दें। ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? बोलो आइसोबार, जल्दी बताओ बेटा। आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार मास नंबर सेम, आइसोटोन न्यूट्रॉन सेम, आइसो डाइफर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होगा? सेम। ठीक है, और भी होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन सेम। आइसो स्ट्रक्चरल आपको मालूम है, शेप सेम। आइसो स्टीयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोस्टीयर। द वेरी पॉपुलर एग्जांपल आई थिंक CO2 एंड N2O। आप देख सकते हैं तीन एटम सेम हो गए। इलेक्ट्रॉन निकालो, 6 8 दूनी 16 22, 7 दूनी 14 और 8 22। तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोस्टीयर हो गए। और देखो, ऑर्गेनिक बेंजीन एंड
इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? आइसोस्टीयर के एग्जाम्पल होते हैं। अब बेकार सा सवाल था तो मैंने ये चीजें आपको और बता दी। मुझे अच्छे से याद है 42 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, थर्ड ग्रुप का वीडियो जाकर पढ़िए, और 12 एटम इसके पास भी हैं और 12 एटम इसके पास भी हैं। हमारे बच्चे जानते हैं बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनते हैं? 3, लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनते हैं? 4। राइट। ऑर्गेनिक बेंजीन नॉन पोलर होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है पोलर होता है, मोर रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बढ़िया सवाल है। अच्छा ये वाला सवाल, अच्छा देखिए बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा एक एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको यह भी मालूम है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और एक न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा। प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा। मैं ऐसे ही अपने बच्चों को याद करवाता हूं, ये 1.670 है और ये 1.675 है। आप ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट बराबर होता है। अब देखो बेटा, आप अगर ध्यान से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास से 10,000 गुना कम है। इसीलिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसे यहां से रिजल्ट आता है कि मास ऑफ एटम या एटॉमिक मास इज मेनली ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जब देखिए बेटा, हमारे पास O16 है, ठीक है। O16 की अगर बात करें, एटॉमिक मास की बात करें अगर हम लोग इसके, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। कितने प्रोटॉन होंगे? 8, तो 8 इंटू m। कितने न्यूट्रॉन होंगे? 16 में से 8 गया 8, 8 इंटू m। मैंने दोनों को m क्यों रख दिया? क्योंकि दोनों के मास जो होते हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो ये देखिए 16m के बराबर मास आ गया। अब बेटा सवाल क्या बोल रहा है? अब सवाल बोल रहा है कि अगर हम प्रोटॉन के मास को डबल कर दें तो एक प्रोटॉन का मास हो गया 2m, और न्यूट्रॉन के मास को 3/4 कर दें तो एक न्यूट्रॉन का मास हो गया m का 3/4। तो यहां से जो फाइनल एटॉमिक मास आएगा 8 दूनी 16 और 6 22m आएगा। आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन करने पर एटॉमिक मास में बढ़ोतरी हो गई है। हमें ये पता करना था कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 16 से 22, 6m का इंक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज निकालना है, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 तिहाई 75, 75 बटे 2, 37.5% इंक्रीज हो गया। राइट। यहां पर देखिए दो बातें समझने वाली थी, दोनों बातें मैंने बताई। हम लोग एटॉमिक मास को निकालते समय इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ देते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को बराबर मान लेते हैं m। 8 प्रोटॉन थे तो 8 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन थे 8 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास आ गया 16m। अब हमने क्या किया? प्रोटॉन के मास को दुगना कर दिया और न्यूट्रॉन के मास को 3/4 कर दिया, तो नया एटॉमिक मास आ गया 22m। हमें निकालना था परसेंटेज इंक्रीज,
तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 6m का, परसेंटेज निकालना, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तैयार हो जाइए। मंडे से हम लोग ऑर्गेनिक चालू करेंगे। फटाफट जीओसी को निपटाने के बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, विश्वास मानिए, यूं आप जैसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सवाल अभी तक करते आए हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी आप चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और तुम जानते हो मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मौज ले रहे होंगे, कुछ बदतमीजी कर रहे होंगे, कुछ ये क्या है बे, किसी के नोट चोरी हो गए हैं। अबे आपस में बातें बंद करो, थोड़ा देख लो। सर थर्मोडायनेमिक्स कब पढ़ाएंगे, पागल आगल होगा भैया। भैया पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, ओमेगा क्लासेस ने अपना पूरा काम कर दिया है, कोई ना कोई वीडियो डलवाए गए हैं, सारा कोर्स हो चुका है हुजूर। बदतमीजी ना करो, अरे बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मंडे से चालू हो जाइए। आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट क्रोमियम एटम। मैंने कल ही बताया था 24, 29, 41, 42, 43 को छोड़ दिया, 44, 45, 46 को छोड़ दिया, 47, 78, 79, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है। 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, ये होगा। अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, तो l बराबर 1 के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और l बराबर 2 के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। l बराबर 1, l बराबर 1 का मतलब हो गया p और l बराबर 2 का मतलब हो गया d। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 6 12, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। मैंने कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको HW में करने को कहा था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आज ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दें तो HW वाला सवाल भी हम करा देंगे। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, दो बातें हैं, हम हिंदी में बता दें आपको। जी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, एक ही बात है। एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी सबसेल जिस सेल से स्टार्ट हो रही है उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल। ये दो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश तो जानते हो बड़ी कमजोर है हम लोगों की, तो हिंदी में बता दिया। पहला सवाल है जी सबसेल में कितने ऑर्बिटल। हुजूर सबसेल को लेके कभी भी समस्या आ जाए, फिंगर रूल खोलिए, उंगली खोलिए, SPDFG। जी सबसेल जो होती है, जी सबसेल जो होती है वो 5वें पीरियड से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम n=5। अभी कोई भी आंसर आया नहीं है। अब सवाल यह है कि जी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो भैया ध्यान से सुन लो, आप लोग को मालूम है कि ऑर्बिटल में दो का डिफरेंस होता है, जैसे SPDFG, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल। तो जी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 9। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 9। 1 ऑर्बिटल, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब सवाल है कि 5वीं सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कल ही बताया था, ऑर्बिटल का मतलब होता है m, और फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n,
m की वैल्यू होती है n स्क्वायर, 5 स्क्वायर बोले तो 25, मतलब पांचवी ऑर्बिट के पास टोटल 25 ऑर्बिटल होते हैं। राइट, चलिए ये हो गया। अब मैं इसी चीज को और तरीके से बताना चाहूंगा, आपका समय मैं खर्च करूंगा थोड़ा और, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब और तरीका देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपको जी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये पता करना। सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो ये हो गया, बढ़िया तरीका है। एक तरीका और भी है पता करने का, आपको मालूम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल इज इक्वल टू 2l+1। अब जी सब सेल, उंगली खोलो, S P D F G, L बराबर 0 1 2 3 4, तो L बराबर कितना होगा 4, 4 दूनी 8 और 9 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे जी सब सेल के पास। तो जी सब सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे 18 तो जी सब सेल के पास ऑर्बिटल होंगे 9। तो एक तरीका ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन ये तरीका लेंदी तरीका है, सबसे अच्छा तरीका तो यही हो गया। वहां पर आइए, पांचवी ऑर्बिट के पास कुल कितने ऑर्बिटल होंगे, आपने कहा 25 ऑर्बिटल होंगे। एक तरीका और भी इसको करने का है, लेंदी तरीका है, लेकिन वो n बराबर 5, तो l बराबर 0 to 5 - 1, 0 to 4, 0 1 2 3 4। अब देखना बेटा, 0 तो m बराबर 0, m बराबर -1 से +1 कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। -2 से +2 कितनी वैल्यू आएंगी, 5 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, 7 वैल्यू आएंगी। और कितनी वैल्यू आएंगी, 9 वैल्यूज आएंगी। तो आप इनको ऐड कर दीजिए। एक वैल्यू, m बराबर 0 का मतलब क्या है, एक वैल्यू, 1 + 3 4 + 5 9 और 9 9 18, 18 और 7 25। ये भी कर सकते हैं, ये लेंदी तरीका है, लेकिन बताया क्यों मैंने, बताया मैंने इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे कराना भी अच्छा लगता है। कोई क्वांटम नंबर में ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। क्या मेरे बच्चे कंफ्यूज तो नहीं है, सर ये 1 वैल्यू 3 वैल्यू आपने कैसे लिख दिया। अबे l बराबर 0 तो m बराबर 0 एक वैल्यू, l बराबर 1 तो m बराबर -1 0 +1 3 वैल्यू, l बराबर 2 तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2 5 वैल्यू, l बराबर 3 m बराबर -3 से लेके +3 तक 7 वैल्यू। इसका एक फार्मूला भी होता है, इसका एक फार्मूला भी होता है, m बराबर आता है 2l+1, 2l+1 ये फार्मूला भी होता है। l बराबर 0 m की एक वैल्यू, l बराबर 1 m की 3 वैल्यू, l बराबर 2 m की 5 वैल्यू, l बराबर 3 m की 7 वैल्यूज। ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ कि जी सब सेल के पास 9 ऑर्बिटल है और पांचवी सेल के पास 25 ऑर्बिटल हो सकते हैं। आंसर हो गया सेकंड। लेकिन ये लंबा तरीका है, शॉर्ट तरीका ये रहा जो मैं रब कर रहा हूं, ये शॉर्ट तरीका था, ओरली तरीका था। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ Be+3 आयन इन थर्ड एनर्जी लेवल। Be+3 के n बराबर 3 का रेडियस मान लो R1 है और He+ के n बराबर 2 का रेडियस मान लो R2 है। सवाल आपसे पूछ रहा है R1 to R2 का रेशियो बताइए। जल्दी से मेरे बच्चे बोल दें, रेशियो ही पूछा जा रहा है तो रेशियो रूल तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। हमारे छात्र जानते हैं R बराबर 0.53 n²/z, ये कांस्टेंट है। z भी चेंज हो रहा है, n भी चेंज हो रहा है। लगाइए रेशियो रूल। R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। बेरिलियम का z कितना होता है 4,
R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन जेड। हीलियम का जेड बेटा बोलो 2। आपको ये रेशियो निकालना है, तो R1 टू R2 का रेशियो आ गया 3 त्रिका 9 गुणे 2 और 4 गुणे 4, 2 दूनी 4, 9s/8। क्लियर। रेशियो रूल हम लोगों ने यहां पर लगाया है, रेशियो रूल हम लोगों ने यहां पर लगाया है। एक बोहर कैलकुलेशन दिया जाए, दूसरा बोहर कैलकुलेशन पूछा जाए, हम तुरंत लगाएंगे रेशियो रूल। यहां तो सवाल ने साफ साफ बोल दिया कि रेशियो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। ए बेसबॉल मास जिसका दिया है 200 ग्राम। कोई हम जल्दी जल्दी तो बेटा नहीं कराना है सवाल। यस बोलो, फास्ट, स्लो, ओके। फास्ट, स्लो, ओके। नो सर, क्या तस्बीह, जहरा, व्हाट? नो सर, नो सर का मतलब क्या है? ओके है, सभी का ओके आ रहा है, कोई स्पीड तेज नहीं लग रही, इसका मतलब स्पीड ठीक है सर, ओके राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3000 सेंटीमीटर per second. Okay. If the position is located with an uncertainty of 500 nanometer, ध्यान दो, position is located with an uncertainty of 500 nanometer। इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको सीधे दे दिया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 500 नैनोमीटर। The question is, what will be the uncertainty in velocity? आपसे वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछी है यूजिंग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा v। आंसर देखिए, मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, मतलब आंसर आपसे एसआई में पूछ रहा है तो सबकी वैल्यू भी आप एसआई में रखेंगे। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। डेल्टा एक्स नीचे आ गया, 500 नैनोमीटर है, हमको मीटर में रखना है, तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, और मास ऑफ बेसबॉल रखना है, ग्राम में दिया है, हम लोग एसआई में रखेंगे किलोग्राम में, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा सुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन लो तो मजा आ जाएगा बेटा आपको। बता दें हैं, मजे वाली बात बता दें आपको, सुनना। इसको देखो सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर बता दूं पहले आपको, फर्स्ट आंसर आएगा। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। देखो बेटा एक बात, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में ये कैलकुलेशन जो होता है वो सॉल्व तो करना ही पड़ता है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप लोग एक काम किया करो, आप लोग एक काम ये किया करो कि एटलीस्ट आप लोग क्या करो, h अपॉन 4 पाई ये वैल्यू घर पर जाके निकालना और इस वैल्यू को याद कर लेना। बढ़िया तरीका है, घर पर जाना और इस वैल्यू को निकाल के याद करना। और अगर और अच्छा समय बचाना चाहते हो तो एक वैल्यू ये याद करना और एक वैल्यू घर पर जाकर वही वाली याद कर लो, क्योंकि m की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना, तो ये वैल्यू आप याद कर लो, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। घर पर जाइएगा, इसकी वैल्यू को क्या कर लेना, याद कर लेना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए, जैसा कि 100 में से 90 सवाल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आते हैं, तो आप एक वैल्यू ये भी याद कर सकते हो, यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एसआई में रखकर याद कर लेना, ठीक है, अगर अपना समय बचाना चाहते हो तो।
कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आते हैं हाइजेनबर्ग पर, तो h/4πm की वैल्यू याद रखिएगा, जहां पर m होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। पहला है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ He+। जल्दी से बताइए, माइनस का 13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट के लिए n का मतलब होगा 1। आंसर 4 6 24, 4 3 12, 2 14, 4 1 4 और 1 5। ए का आंसर ये आ गया। बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी। माइनस का 13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 2 छिक्का 12, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस का 27.2। सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+। अभी अभी आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी सिंपल माइनस का टोटल एनर्जी। तो माइनस टोटल एनर्जी क्या होगी, माइनस 13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 बोले तो 3। इसको प्लस सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आएगा 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, और लास्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Li+। हमारे छात्र जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 आपसे पूछी जा रही है, और आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होता है माइनस का अगेन टोटल एनर्जी। लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और N की वैल्यू क्या होगी 1। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 9, 9 6 54, ऐसे लगी 5, 9 3 27 और 5 32, 9 1 9 और 3 12, 122.4। तो कौन सा आंसर बेटा होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चारों ऑप्शन मैंने आपको करके दिखाए। मुझे मालूम है यहां पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये पॉइंट बच्चों को क्लियर नहीं होता है। सर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई थी Li+2 की, हमें ये क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस का टोटल एनर्जी होगी। एग्री सर, टोटल एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। Z की जगह सर आपने 3 रख दिया, एग्री, लेकिन सर n की जगह 1 कैसे रख दिया? तो हुजूर जब n मेंशन ना हो, जब n मेंशन ना हो तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा होगा, इसलिए हमने n की जगह क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया थर्ड। कल मैंने जो रिवाइज कराया, आई होप आपको उससे हेल्प मिली होगी इस सीट को सॉल्व करने में। देखिए बेटा, एक बात मैं और बताऊं फिर आगे बढ़ता हूं, आज लगता है जल्दी खत्म हो जाएगी सीट। देखो बेटा, मैं शुरू से बोल रहा हूं फिर बोल रहा हूं, ये कंपटीशन है,
यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट या कुछ भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इसलिए अभी भी कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, बेटा सुधर जाओ। आपको तैयारी करते हुए 1 साल 2 साल या 3 साल हुए हैं और मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऊपर वाले की कृपा से 16 से 17 साल हो चुके हैं। वो अब अपना अनुभव में आपसे बांट रहा हूं। ये समय अपनी एनर्जी को किल करने का नहीं है। नोट्स अच्छे से पढ़िए। जितने भी टेस्ट पेपर हमने लिए हैं, क्लास चल रही थी तब, लॉकडाउन में 12 पेपर मैंने व्हाट्सएप पे लिए, वो वाले पेपर या ये क्रैश कोर्स वाले पेपर, इन टेस्ट पेपरों को आप अच्छे से लगाएं। अगर आपको सवाल कम लग रहे हैं तो नीट और एम्स का अनसॉल्व, प्लीज बेटा मेरी बात मान जाओ, भरोसा कर लीजिए। बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पढ़ के, इस समय पर यही बेस्ट होगा। आप चाहते नहीं सर हम और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पर हमारी ऑब्जेक्टिव बुकलेट की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हैं। बस बेटा, ओके बेटा। तो बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। आइए बेटा, 1 एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टेट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। इधर देखिए, आपको सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस दिया है ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछा जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी बताइए। और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी ऑर्बिट का इनफाइनाइट्स तक ले जाने में लगने वाली एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ध्यान दो बेटा, ये जो सवाल आपके सामने हमने पेश किया है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का अच्छा वाला क्वेश्चन है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस का टोटल एनर्जी से नहीं आएगा। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर डेफिनेशन आपको मालूम होगी कि ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक ले जाने में लगने वाली ऊर्जा को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिएगा, थर्ड और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस ई है, जो बराबर होगा R² 1/n1² -1/n2²। n1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल और n2 का बेटा मतलब होता है हायर एनर्जी लेवल। कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, चाहे 3 से 2 लिखो और चाहे 2 से 3 लिखो, एक ही बात है। इनफाइनाइट से 1 लिखो या 1 से इनफाइनाइट लिखो, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये बराबर हो जाएगा R² 1/n1² -1/n2²। तो ये वैल्यू आ गई 3 का 9 में से 4 गया 5 और 9 चौको 36, और ये वैल्यू आ जाएगी R²। तो यहां से देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर आ जाएगा, बोलो बेटा 36/5 E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो 7.2 आएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, यस 7.2 E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। The number of electron in sulfur atom having n plus l equal to 3। हुजूर कल ही सवाल कराए थे, अगर एटम मेंशन ना किया जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताते हैं, और अगर एटम मेंशन कर दिया जाए तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताते हैं। आपसे एटम मेंशन कर दिया गया है सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आपसे पूछ रहे हैं सल्फर के अंदर n + l = 3 के कितने एटम होंगे।
n प्लस l बराबर 3। तरीका वही है 1 2 3। अब n बराबर 3 तो l बराबर 0 तभी 3 आएगा, l बराबर 1 तभी 3 आएगा, l बराबर 2 तभी 3 आएगा। देखना थर्ड सेल s सब सेल होती है, सेकंड सेल p सब सेल होती है, फर्स्ट सेल d सब सेल नहीं होती है। मतलब आपको मतलब किससे है, 3s वाले इलेक्ट्रॉन और 2p वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब है। 3s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 6 इलेक्ट्रॉन। आपका आंसर आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में n प्लस l बराबर 3 के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितना होगा बेटा बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सर आपका नोट्स नहीं है तो कैसे पढ़ें? नोट्स बेटा आपको अपने किसी फ्रेंड से लेना पड़ेगा, नोट्स आपको अपने किसी फ्रेंड से लेना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल और जीओसी और इनऑर्गेनिक के शुरू के 5 चैप्टर इनके नोट्स हम नहीं बनवाते हैं, हम ये पढ़ाते हैं, क्लास में नोट्स बनवाते हैं, पीडीएफ नहीं देते हैं इसकी। तो अपने किसी फ्रेंड से नोट्स लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आज बच्चे ने पूछा है 8005386809। ओके, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम। 23, 24, 25। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट x है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट y है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट z है। आइए देखिए, देखिए बेटा मेरे छात्रों को अब इतना तो मालूम ही है कि 4s2 पर 20 आता है। कितना आता है, 20। तो अंदर का क्यों बना रहे हो, 4s2 20 और 3 23, 4s2 3d4। अब ये एक्सेप्शन वाला केस है तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 4s2 3d5। यहां पे देखिए अनपेड कितने हैं, 3। यहां पर अनपेड कितने हैं, 6। एस वाला भी अनपेड है, डी के पांचों भी अनपेड होंगे, और यहां पर अनपेड कितने हैं, 5। हमारे चार्ट जानते हैं जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा। तो y की वैल्यू सबसे ज्यादा और x की वैल्यू सबसे कम। आपको मालूम है मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर किताबी फार्मूला √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, और हमने आपको बताया था ट्रिक n पॉइंट कुछ। तो जिसके पास n की वैल्यू ज्यादा होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत प्यारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत प्यारा सवाल है, गलती हो सकती है। बेटा मनोज पानी लाओ, हटा दे इसको। देखिए देखिए सबसे पहले मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा। देखिए आपके सामने कुछ फिगर ये बना है, 3s 3p 3d। E3 0 पे ले जाना है, E2 E1 इनफाइनाइट पे ले जाना है। देखिए जरा, देखिए आप इस सवाल को तक छोड़ दीजिए, हमें देखिए प्यारा सवाल है। सबसे पहले देखिए हम बताना चाहेंगे कि बच्चों से गलती देखिए क्या होने वाली। देख रहा, इस सवाल को इस प्रकार से बना देख के बच्चे कभी कभी ये समझने लगते हैं
कि ये जो ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है ये 3s 3p और 3d के एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो नहीं, ये 3s 3p और 3d के एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछ रहा है। ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3d से इलेक्ट्रॉन को निकालकर इनफाइनाइट पर ले गए हैं, 3p से इलेक्ट्रॉन को निकालकर इनफाइनाइट पर ले गए हैं और 3s से इलेक्ट्रॉन को निकालकर हम इनफाइनाइट पर ले गए हैं। तो बताइए E1 E2 E3 में कौन बड़ा होगा? हुजूर आपको मालूम होना चाहिए 3s 3p 3d ये इनका एनर्जी का ऑर्डर होता है और ये रहा इनफाइनाइट जहां पर एनर्जी कितनी होती है 0। तो एक सीधा सा जवाब है बेटा कि जिसका एनर्जी ज्यादा है उसको इनफाइनाइट पर ले जाने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी एनर्जी कम है उसको इनफाइनाइट तक ले जाने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जिसकी एनर्जी उससे कम है उसको इनफाइनाइट पर ले जाने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप जरा इस चीज को ऐसे समझिए, 1 2 3 इनफाइनाइट, ध्यान देखना समझो। सबसे पहले सवाल ना समझा दें, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, माइनस का 13.6 माइनस का बेटा बोलो कितना होता है 3.4 माइनस का बेटा बोलो 1.5। अब देखिए ये 0। अब देखिए बेटा जिसकी एनर्जी ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन तीनों इलेक्ट्रॉनों में सबसे ज्यादा है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको 0 पे ले जाना है तो आप इसको कितनी एनर्जी दोगे? जस्ट 1.5 और ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। आप इसको अगर इनफाइनाइट पे ले जाना चाहते हो तो इसको कितनी एनर्जी दोगे? 3.4 बाहर चला जाएगा और इसको कितनी एनर्जी दोगे? 13.6। कहने का मतलब ये देखिए जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको कम एनर्जी देंगे वो बाहर चला जाएगा, जिसकी एनर्जी कम है ज्यादा एनर्जी देंगे तब बाहर जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी देंगे तब वो बाहर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3D इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक ले जाने में जो E3 की आप एनर्जी दे रहे हैं इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। 3p वाले इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर ले जाने में E2 एनर्जी दे रहे हो, E2 की वैल्यू E3 से ज्यादा होगी और E1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। एम राइट? सवाल खत्म नहीं हुआ है, प्लीज ध्यान सुनिए बेटा। ये सवाल का आंसर ये होता कब? अगर ये क्वेश्चन होता फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्योंकि बेटा आपको ये मालूम होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया था, तुम लोग जो पढ़ते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ये जो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लगता है। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो एनर्जी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पर डिपेंड करती है। लेकिन बेटा आपको मैंने नोट्स में लिखवाया है, अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन एटम की तो यहां पर जो एनर्जी होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, 1s 2s 2p। ये दोनों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी सेम होगी। 3s 3p 3d प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। इसलिए देखिए अगर ये क्वेश्चन मल्टी इलेक्ट्रॉन पर होता तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता, लेकिन ये क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जा रहा है और हाइड्रोजन एटम में 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम होगी, इसलिए E1 बराबर E2 बराबर E3। तुम 3s से इनफाइनाइट पे ले जाओ, तुम 3p से इनफाइनाइट पर ले जाओ,
तुम 3D से इनफाइनाइट पर ले जाओ, एनर्जी क्या होगी? सेम होगी फॉर हाइड्रोजन एटम, सेम नहीं होगी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। हाँ, n+l लगा सकते हो बेटा, अवाऊ प्रिंसिपल का ही मॉडर्न एप्लीकेशन होता है n+l, लेकिन मुझे n+l बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेफालतू में समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? राइट बेटा, देखिए अब एक बच्चे ने बोला n+l, नाम ले लिया तो बताना चाहेंगे। ये देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करती है। इसीलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन में चाहे आप अवाऊ प्रिंसिपल लगा दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, चाहे आप कह सकते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। ओके, अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। राइट, जैसे आइए एक बच्चे ने n+l का नाम ले लिया है तो एक सवाल अपने मन से करा देते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है आपके मेडिकल का, आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं, ऐसे देते हैं n बराबर 3, l बराबर 2, n बराबर 4, l बराबर 0, n बराबर 2, l बराबर 1, n बराबर 4, l बराबर 1। तो देखिए बेटा, आप n+l से करते हो, आंसर उससे आएगा, कहीं ना कहीं समय की बर्बादी है। आइए पहले n+l से करें, 3 और 2 5, 4 और 0 4, 2 और 1 3, 4 और 1 5। तो इसकी एनर्जी मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D। तो C की एनर्जी सबसे कम, C की एनर्जी सबसे कम, B की एनर्जी उससे ज्यादा। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके, एक ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो ये बन गया, एक ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो ये बन गया। तो दीदी का बेटा फोन आ रहा है, ठीक है। अच्छा सुना बेटा, मेरी बात सुना, हमारा कहना है आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये भी तरीका, आप ऐसे करो ना, 3D 4s 2p 4p। अब आपको मालूम है यार कि 2p उसके बाद आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d और फिर आएगा 4p। तो यहां से भी देखिए आंसर वही आया, C B A और 4p हो गया D। तो यहां से भी देखिए वही आंसर है। तो आप चाहे n+l से करें, मेरा तो कहना है कि आप अवाऊ से करा करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 16। अब बताओ बेटा, दिल पे हाथ रख के बताओ, कल की क्लास और आज की क्लास को अगर मिला दिया जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग 80% रिवाइज हो गया। सिर्फ क्या रिवाइज नहीं हुआ, तो सिर्फ रिवाइज नहीं हुआ कैथोड रे, एनोड रे और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बस। बाकी पूरा चैप्टर तो मैं कह सकता हूं 80 से 90% चैप्टर रिवाइज हो गया है इन 2 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर L द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गिवन बाय। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L टोटल वैल्यू ऑफ M -L से +L। खोल के लिखने के लिए यह तरीका अच्छा रहता है और टोटल वैल्यूज बताने के लिए यह तरीका अच्छा रहता है। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L टोटल वैल्यूज ऑफ M खोल के बोलना है तो -L से +L बोल दो, साइन से ही आ जाएगा।
बिना साइन के सिर्फ वैल्यू बोलनी है तो 2l+1 बोल दिया करो। ठीक है, आओ समझा दे। बताओ l बराबर 2 के पास कुल कितने ऑर्बिटल होंगे? तो l बराबर 2 का मतलब हो गया d सब सेल, और d सब सेल के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल। विश्वास नहीं तो निकाल के देखो, -2 से +2, ये देखो आ गए 5। तो साइन सही तो वैल्यू चाहिए है, तो -l से +l बोलो। सिर्फ वैल्यू चाहिए है तो 2l+1 5l। ओके बेटा, तो अब सवाल ये था l और m के फार्मूले में संबंध बताओ। तो संबंध आपको मालूम है, आपको l की वैल्यू बतानी है। तो l बराबर 1 वहां गया, m-1 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज द रिलेशन। l बराबर m-1, l बराबर m-1 अपॉन 2। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास बड़ी एंजॉय आपने किया होगा, काफी सारे सवाल है। और बेटा लास्ट सवाल मैं नहीं करूंगा, जाओ। लास्ट सवाल इज फोटो कॉपी ऑफ 13 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13। आंसर बता दे रहा हूं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, मैं नहीं बताऊंगा भाई, इसको करिए आप। 13 और 18 दोनों क्या है? सेम। तो इस प्रकार से ये शीट पूरी की पूरी क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कल का क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन बेटा क्या था? मुझे तो यार याद नहीं है, मैंने अपना स्टेटस लगा दिया था। क्या बताने की जरूरत है कल वाला सवाल? बता। 2021। बेटा सुनो, जब तक मैं सवाल देख रहा हूं, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सवाल मुझे नहीं मिल रहा यार, मैं देखो ढूंढ लेता हूं। मिल गया भाई, सवाल मिल गया। ओके, जस्ट मिनट। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। आज दिन कौन सा है बेटा? शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 2 दिन का समय है। ओमेगा ऐप बेटा देख लो, डाउनलोड कर लो, पासवर्ड ले लो। मंडे से ऑर्गेनिक चालू हो रही है। यूट्यूब पर ओपन क्लास नहीं होगी, ओमेगा ऐप पर क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक 3000 बच्चों के ओमेगा ऐप डाउनलोड हो चुके हैं और उनके पास पासवर्ड पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। धैर्य के साथ ऐप को डाउनलोड करके उसका पासवर्ड ले लो। मंडे से ऑर्गेनिक चालू हो रही है, ध्यान रखिएगा। ओमेगा ऐप पर ही क्लास होगी और यूट्यूब पर ओपन नहीं होगी। दूसरी बात, कल सैटरडे है, परसों संडे है। बेटा मनोज गुप्ता सर से पूछ के आओ टाइमिंग क्या है। जल्दी जाओ, सब चले गए। सैटरडे को उस हफ्ते में जिन जिन चैप्टरों का रिवीजन हुआ है, सैटरडे को रिवीजन टेस्ट होगा। सैटरडे को रिवीजन टेस्ट होगा, पीसीबी लाइव ओमेगा ऐप पर। सब कुछ फ्री है, फ्री, कोरोना धमाका फ्री। और संडे को फुल सिलेबस टेस्ट होगा, पीसीबी लाइव ओमेगा ऐप पर। सब कुछ छोड़ दो, जितनी कोचिंग में जो कर रखा है तुम लोगों ने लॉकडाउन में, सब छोड़ दो। सब कुछ ओमेगा क्लासेस करवाएगी, फुल रिवीजन। और ये देखिए चैप्टर वाइज सीरीज भी चल रही है और फुल सिलेबस टेस्ट की सीरीज भी चल रही है। ओके, चलिए वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है, हम फिर देख लेंगे। ओके, तो ओके भाई, थैंक यू। आई होप कि आपको एंजॉय आया, मजा आया। ओके भाई।
कौन? सच्चिदानंद प्रजापति। ठीक है, सबका अपना अपना मन है।